नमस्कार दोस्तों। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित देवदास हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय कहानी। पहला परिच्छेद। बैसाख की दोपहरी थी। धूप और गर्मी की कोई सीमा नहीं थी। ठीक उसी समय मुखर्जी कल का देवदास पाठशाला के कमरे के एक कोने में एक पट्टी चटाई पर बैठा हाथ में स्लेट लिए कभी आंखें खोलता, कभी मूंदता और कभी पैर फैलाकर जमाई लेने लगता। अंत में वह किसी गहरी सोच में डूब गया। पल भर में ही उसने निश्चय कर लिया कि ऐसी मनोहर बेला में गुड्डी उड़ाते हुए इधर उधर घूमने फिरने के बदले पाठशाला में बंद होकर पड़े रहना व्यर्थ है। उसके उदर मस्तिष्क में इसका एक उपाय भी सूझ गया। वह हाथ में स्लेट लिए उठ खड़ा हुआ। पाठशाला में उसी समय दोपहर के भोजन की छुट्टी हुई थी। बालकों की टोली शोरगुल करती तरह तरह की भाव भंगिमाओं के साथ पास ही के एक वट वृक्ष के नीचे गल्ली डंडा खेल रही थी। देवदास ने एक बार उस ओर देखा। उस दोपहर के भोजन की छुट्टी नहीं मिल रही थी, क्योंकि गोविंद पंडित अनेक बार देख चुके थे कि जब वह एक बार पाठशाला से निकल जाता है तो फिर लौटकर आना पसंद नहीं करता। उसके पिता ने भी इसके बारे में मना कर रखा था। अनेक कारणों से ये निश्चय हुआ कि दोपहर की छुट्टी के समय वह पाठशाला के सबसे प्रमुख छात्र भोलू की देखरेख में रहा करेगा। उस समय पाठशाला में केवल पंडित जी ही थे। वह दोपहरिया के आलस्य में आंखें मूंदे सो रहे थे और पाठशाला का प्रमुख छात्र भोलू एक कोने में पड़ी हाथ पैर टूटी और एक बेंच पर छोटा मोटा पंडित बना बैठा था। बीच बीच में बड़े अनमने भाव से कभी तो लड़कों का खेल देख लेता, कभी देवदास और कभी पार्वती पर अलसाई हुई नज़र डाल देता। पार्वती इधर कोई महीना भर हुआ पंडित के आश्रय में देख रेख में आई थी। पंडित जी ने शायद एक महीने के थोड़े से समय में ही उसका खूब मनोरंजन किया था। इसलिए वो खूब मन लगाकर और बड़े धीरे से छोए हुए पंडित जी का चित्र बोधयती के अंतिम पृष्ठ पर स्याही से बना रही थी और एक दक्ष चित्रकार की तरह विभिन्न कोणों से ये देख रही थी। इतने पल से, इतने यत्न से बनाया हुआ ये चित्र अपने मॉडल से कुछ मिल रहा था, लेकिन पार्वती इतने से ही पर्याप्त आनंद और आत्मसंतोष अनुभव नहीं कर रही थी। तथापि देवदास हाथ में स्लेट लिए उठ खड़ा हुआ और भोलू की ओर मुड़कर जोर से बोला, हिसाब नहीं हो रहा। भोलू ने शांत और गंभीर मुंह बनाकर पूछे, कौन सा हिसाब? मन शेर छंटाक का, लाओ जरा स्लेट देखूं। भाव ऐसा था जैसे तरह के कार्यों के लिए इसके सामने स्लेट पहुंचने भर की देर होती और काम हो जाता। स्लेट उसके हाथ में देखकर देवदास पास ही खड़ा हो गया। भोलू जोर जोर से बोल कर लिखने लगा, एक मन तेल का दाम 14 रुपये 9 आने 3 पाई होते। ठीक उसी तरह एक घटना हो गई। उस हाथ पैर टूटी बेंच पर पाठशाला का एक प्रमुख छात्र अपने पद और मर्यादा के योग्य आसन सुनकर नियमित रूप से आज 3 वर्ष से नित्य बैठता आ रहा है। उसके पीछे ढेर सारे सुंदर का पेड़ लगा हुआ था। इसे पंडित जी ने न जाने कब और किस युग में सस्ते दाम में खरीदा था। उनका इरादा था कि जब कभी अच्छे दिन आएंगे तब उसके एक कमरा और दलान बनाएंगे। ये तो पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन एक सफ़ेद चूने के प्रति उनकी सतर्कता और रखवाली में कभी कोई कमी नहीं होती थी। संसार में अनभिज्ञ और परिणाम में अनजान कोई आश्रित बालक इस सोने का कण मात्र ही नष्ट न करने पाए। इसके लिए उन्होंने अपने प्रिय और अपेक्षाकृत वृक्ष भोलानाथ को इस यत्न सहित संचित वस्तु की सावधानी से रक्षा करने का भार सौंपा था और वह बेंच पर बैठ के इसकी रखवाली करता रहता था। भोलानाथ लिखवा रहा था, एक मन तेल का दाम अगर 14 रुपये 9 आने 3 पाई होता। अरे बाप रे! इसके बाद खूब हंगामा हुआ और पार्वती जोर जोर से चिल्लाकर और तालियां बजा कर धरती पर लौट कर लगी। शोर सुनते ही जागे हुए गोविंद पंडित लाल आंखें किए एकदम से उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा पेड़ के नीचे लड़कों की टोली कतार बांधकर ही करती दौड़ रही है। उसी समय उन्हें यह भी दिखाई दिया कि टूटी हुई बेंच के ऊपर एक जोड़ी पैर नाच कूद रहे हैं और सोने में जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा है। वह चिल्ला उठी, क्या हुआ क्या हुआ? वहाँ कहने के लिए केवल पार्वती थी, लेकिन उस समय धरती पर लौट रही थी और तालियां बजा रही थी। पंडित जी का अनुत्तरित प्रश्न क्रोध के रूप में लौट आया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ रे? इसके बाद श्वेत मूर्ति भोलानाथ चूना हटाकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने चिल्लाकर कहा, बदमाश कहीं का, तू था इसके अंदर? हाँ। फिर वही देवाशाला धकेल कर, हाँ, मन शेर चंडाक, फिर वही बदमाश। परंतु दूसरे ही सारी बातें पंडित जी को समझ आ गई। उन्होंने चटाई पर बैठकर पूछा, देवा तुझे धकेल कर भाग गया क्या? भोलू और जोर जोर से रोने लगा।
इसके बाद कुछ देर तक छूने की झाड़ पहुँच हुई, लेकिन सफ़ेद और काले रंग का वो प्रमुख था। बहुत कुछ भूत की तरह दिखाई देने लगा और उसका रोना बंद नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा, मालूम होता है कि देवा तुझे धक्का देकर और गिराकर भाग गया है। भोलू ने कहा, हाँ। पंडित जी बोले, इसका बदला लूँगा। भोले ने कहा। पंडित जी ने पूछा, सब लड़के कहाँ हैं? इसके बाद लड़कों की टोली लाल मुंह किए हाँफती हुई ऊपर आ गई। देवा पकड़ा नहीं गया, वो ईंट फेंक कर मारता है। पकड़ा नहीं गया। लड़के ने दोहराया, वो ईंट। चुप रहे। लड़का थूक लीक कर एक और खिसक गया। निष्फल क्रोध में पंडित जी ने सबसे पहले पार्वती को खूब फटकारा और फिर भोलानाथ का हाथ पकड़कर बोले, चल जरा कचहरी में चलकर मालिक से कहें। इसका मतलब था कि जमींदार नारायण मुखर्जी के पास जाकर उसके पुत्र की एक करतूत की फरियाद की जाए। उस समय लगभग 3 बजे थे। नारायण मुखर्जी बाहर बैठे हुक्का पी रहे थे। गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी। एक नौकर हाथ में पंखा लिए हवा कर रहा था। छात्र सहित पंडित जी के इस अचानक आगमन से उन्होंने चकित होकर कहा, अरे ये तो गोविंद पंडित जी हैं। लेकिन गोविंद जाति के कायस थे, इसलिए उन्होंने पहले ही दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलू को दिखाकर सारी बातें विस्तार से बताई। मुखर्जी महाशय बहुत नाराज हुए। यही तो मैं देख रहा हूँ, देवदास हाथ से निकला जा रहा है। अब आप ही आज्ञा दें कि मैं क्या करूँ। जमींदार साहब ने हुक्के की निगाली रखकर पूछा, कहाँ गया वो? मैं क्या जानूँ। जो लड़के पकड़ने गए थे उन्हें ईंटें मार मार कर भगा दिया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर नारायण बाबू ने कहा, अच्छा उसे घर आने दो, तब जो कुछ होगा वो करूँगा। गोविंद अपने विद्यार्थी का हाथ पकड़कर जब पाठशाला लौटे तो उन्होंने अपने चेहरे और आंखों की भाव भंगिमाओं से सारी पाठशाला को भयभीत कर दिया और प्रतिज्ञा की कि यद्यपि देवदास के पिता गांव के जमींदार हैं, लेकिन मैं उस पाठशाला में नहीं घुसने दूंगा। उस दिन पाठशाला की छुट्टी कुछ पहले ही हो गई। जाते हुए बच्चे आपस में बातें करने लगे। एक लड़के ने कहा, ओ देवा कितना ताकतवर है। दूसरे लड़के ने कहा, भोलू को खूब छकाया, वो कैसा ढेला फेंका था। एक लड़के ने भोलू का पक्ष लेकर कहा, देख लेना भोलू भी इसका बदला लेगा। इस छोटी सी टोली के साथ पार्वती भी स्लेट और किताब हाथ में लिए घर लौट रही थी। उसने पास वाले लड़के का हाथ पकड़कर पूछा, मणि क्या अब पंडित जी देव भैया को सचमुच ही पाठशाला से नहीं आने देंगे? मणि ने उत्तर दिया, नहीं, किसी तरह नहीं। पार्वती को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसके पिता का नाम था नीलकंठ चक्रवर्ती। चक्रवर्ती महाशय जमींदार साहब के पड़ोसी थे। मुखर्जी महाशय का जो बहुत बड़ा मकान था, उसी के पास चक्रवर्ती महाशय का भी छोटा सा पुराना ढंग का ईंटों से बना हुआ मकान था। उनके पास 10-5 बीघे ज़मीन थी और यजमानों के 2-4 घर थे। जमींदार साहब के घर में ही उन्हें कुछ मिल जाता, इससे उनके परिवार की अच्छी तरह गुजारा हो जाता। पार्वती की सबसे पहले भेंट धर्मदास से हुई। वह देवदास का घरेलू नौकर था। 1 वर्ष की उम्र से आज 12 वर्ष की उम्र तक वो देवदास के साथ ही है। वही उसे पाठशाला पहुंचाने जाता है और छुट्टी के समय आकर जाया करता है। ये काम वह नियमित रूप से करता आया है। इसी काम के लिए वो आज भी पाठशाला जा रहा था। पार्वती को देखकर उसने पूछा, क्यों पारो, तुम्हारे देव भैया कहाँ हैं? भाग गए? धर्मदास ने आश्चर्य से पूछा, भाग गए? क्या मतलब भाग गए? पार्वती भोलेदास की दुर्दशा देखकर कई नए सिरे से सुनकर हंसने लगी। देखो धर्मदेव दया, एकदम सोने के ढेर पर, एकदम धर्म ऊँचे चित पटक कर। हालांकि धर्मदास सारी बातें अच्छी तरह समझ नहीं पाया, फिर भी पार्वती को हंसते देख हंस पड़ा। फिर हंसी रोककर उसने आग्रह भरे स्वर में पूछा, बताओ पारो क्या हुआ था? देव भैया ने भोलू को धक्का देकर गिरा दिया। सोने के ढेर पर ही करता हुआ, जानती हो तुम इसमें कहाँ रुकेगा। चलो मित्रों, इसके बाद की आगे कहानी अगले पढ़ेंगे।